चलिए बच्चा देखिए ध्यान से, आज का चैप्टर हम लोग का रहेगा जूठन, जिसके राइटर का नाम क्या है? बालकृष्ण भट्ट। अच्छा, ओम प्रकाश वाल्मीकि। बालकृष्ण भट्ट तो उसके थे ना, बातचीत के थे। ओम प्रकाश वाल्मीकि जो हैं वो हिंदी साहित्य के आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाए। देखिए इनके हम जीवन परिचय के बारे में पहले पढ़ेंगे। जीवन परिचय में यदि हम बात करें तो हिंदी साहित्य के आंदोलन के महत्वपूर्ण रचनाकार ओम प्रकाश वाल्मीकि का जन्म 30 जून 1950 को उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर के बरला नामक गांव में हुआ था। गांव का नाम क्या है? जिला का नाम क्या है? स्टेट का नाम क्या है? उत्तर प्रदेश। बुझा गया? उत्तर प्रदेश में कौन जिला है? 75 गो, सबसे ज्यादा उसी में उत्तर प्रदेश में है। बिहार में कौन जिला है? 38 गो, 38 गो। ठीक है। इनके पिता का नाम छोटन लाल था। पिता का नाम क्या है? छोटन लाल। याद रखिएगा, पिता का नाम छोटन लाल तथा माता का नाम मुकुंदी देवी है ना, मुकुंदी देवी। इन्होंने अपना प्रारंभिक अक्षर ज्ञान मास्टर सेवक राम मसीहा के बिना कमरे तथा टाट चटाई मतलब चटाई वाले स्कूल से प्राप्त किया। जब ये शिक्षा लेने गए थे तो स्कूल में एकदम जो ABCD सीखा जाता है आदमी, तो चटाई उटाई पे बैठा के, दरी पे बिठा के आदमी सिखाता था। ठीक है। उनका आँख में क्या हो गया? खिजनी हो गया क्या? हाँ, बिरनी काट दिया तुमको। ठीक है। इन्होंने बरला, अच्छा हो जाता है, हाँ, इन्होंने बरला इंटर कॉलेज है ना, बरला इंटर कॉलेज और बरला से 11वीं की परीक्षा उत्तीर्ण की थी, किंतु 12वीं परीक्षा में अनुत्तीर्ण हो गए थे। अनुत्तीर्ण का मतलब होता है फेल हो गए थे। अनुत्तीर्ण का मतलब क्या होता है? फेल हो जाना। और उत्तीर्ण का मतलब क्या होता है? पास होना। पास हो गए तो उत्तीर्ण हुए, और फेल हो गए तो अनुत्तीर्ण हो गए। 11वीं में पास हुए हैं, 12वीं में फेल हो गए थे, जिस कारण इन्होंने बरला कॉलेज छोड़कर देहरादून के DAV इंटर कॉलेज में दाखिला ली। इनकी पढ़ाई कई वर्षों तक बाधित भी रही थी। सन 1992 में, हाँ, सन 1992 में इन्होंने हेमवंती नंदन बहुगुण गढ़वाल श्रीनगर विश्वविद्यालय से हिंदी में MA किया। कहाँ से किया? श्रीनगर विश्वविद्यालय। श्रीनगर कहाँ है? जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर की राजधानी है ना श्रीनगर। इसी दौरान उन्होंने देहरादून की ऑडियंस फैक्ट्री है ना, ऑपरेंट्स की नौकरी की। किसकी नौकरी की? ऑपरेंटिस की नौकरी की उन्होंने। कहाँ पर? देहरादून में। और तत्पश्चात ऑर्डिनेंस फैक्ट्री चंदपुर महाराष्ट्र में ड्राफ्टमैन के पद पर भी रहे, मतलब कंपनी वाला काम किए। भले MA किए, मास्टर ऑफ आर्ट्स किए, लेकिन जॉब कर रहे हैं कंपनी वाला। वर्तमान में ये भारत सरकार के रक्षा मंत्रालय के उत्पाद विभाग में अधीन, ठीक है ना, अधीन ऑर्डिनेंस फैक्ट्री के ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक्स फैक्ट्री तथा देहरादून के अधिकारी के रूप में कार्यरत है। देहरादून में अधिकारी भी बने थे आगे चल के। समझ में आ रहा है ना? हाँ। अपने उत्खननीय कार्यों के लिए ओम प्रकाश जी को डॉक्टर अंबेडकर राष्ट्रीय पुरस्कार मिला था। कब? 1993 में। याद रहेगा ना, 1993 में मिला था। परिवेश सम्मान कब मिला था? 1995 में। जय श्री सम्मान मिला था 1999 में। और कथा कर्म सम्मान मिला था 2000 में। आदि कई पुरस्कारों से सम्मानित किया गया। सब सम्मान है। कब? 96 है। हाँ 96 ना, ठीक बोल रहा है, 96 1996। याद रखना, डॉक्टर अंबेडकर वाला पुरस्कार कब मिला है? 93 में। परिवेश सम्मान 1995 में। जय श्री सम्मान 1996 में। और 2000 में क्या मिला? कथा कर्म सम्मान मिला। आदि कई पुरस्कारों से इन्हें क्या किया गया? सम्मानित किया गया। ठीक है। इन्होंने महाराष्ट्र में मेघादूत नामक एक नाटक संस्था का भी संस्थापना किया था। महाराष्ट्र में एगो नाटक वाला पूरा हॉल करके वहाँ पर अपना एगो संस्था भी बनाए थे, जिसमें बच्चों को नाटक सिखाया जाता था। इसके माध्यम से उन्होंने अनेक नाटकों में अभिनय किया तथा मंच दर्शन भी मतलब किया। हाँ, साहित्यिक रचना की यदि बात किया जाए तो कविता
सॉरी कविता संकलन है, कहानी संग्रह है, आलोचना है और आत्मकथा है। तो यहाँ पर कविता संकलन जो है वो सदियों का संताप है। कविता में क्या लिखे हैं? सदियों का संताप। दरवाजा अच्छा से नहीं बंद हुआ है उसलिए आवाज आ रहा है बाहर से। सदियों का संताप, शीशा पूरा सटा दो अच्छा से। सदियों का संताप अब और नहीं बसा, बहुत हो चुका। ये क्या है? ये इनका कविता संकलन है। ठीक है, अब यहाँ पर कहानी के लिए हम लोग बात करें, किसकी बात करेंगे? कहानी की बात करेंगे। तो कहानी में सलाम, घुसपैठिए, आलोचना की बात करें तो दलित साहित्य का सौंदर्य शास्त्र, ये दलित पर सबसे ज्यादा लिखे हैं, दलित का जीवन कैसा होता है। आत्मकथा जो इनका है वही जूठन है, जूठन इनका आत्मकथा है, इसी को आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। आत्मकथा जो लिखे हैं जूठन न, तो जूठन अपने बातों को लिखे हैं बढ़िया से कि जूठन में क्या हुआ था इनके साथ, इनके बचपन का वो हर सीन यहाँ पर लिखे हैं जो इनके साथ हुआ था। हाँ, इनका मृत्यु कब हुआ था सर? नहीं दिया है। अच्छा ठीक है, ऑब्जेक्टिव में निकाल दिया जाएगा उसका मृत्यु 17 नवंबर को हुआ था। जूठन देखिए, अलामत करो। जूठन जो आपका है, अब यहां से यहीं से आपका कहानी स्टार्ट होता है जूठन का, ध्यान से देखिएगा। जूठन, एक रोज हेडमास्टर कालीराम ने अपने कमरे में बुलाकर पूछा, क्या नाम है बे तेरा? ओम प्रकाश बोले, मैंने डरते डरते धीमे स्वर में अपना नाम बताया। हेडमास्टर जी को देखते ही बच्चे सहम जाते और पूरे स्कूल में उनकी दहशत थी। हेडमास्टर का बुझा रहा है ना? हाँ, ओहरी जमाना था कि बढ़ फॉरवर्ड और बैकवर्ड का सबसे ज़्यादा वहाँ पर सोचना था। जैसे कोई बड़ा कास्ट है, ब्राह्मण है, क्षत्रिय है, तो अपने सामने शूद्र को, मतलब छोटी जातियों को बहुत दबा कर रखता था। अभी बेचारा पढ़े खातिर गए, बड़ा मार मारता था वो लोग, समझ में आ रहा है ना? अब तो हालांकि इक्वल हो गया है, समाज में सबको समान अधिकार मिला है जीवन के लिए, यही चाहिए भी सबको, अमीर हो गरीब हो, छोटा कास्ट हो बड़ा कास्ट हो, सबको सामान्य शिक्षा मिलना चाहिए। शिक्षा से ही किसी का जीवन का विकास होता है, बार बार हम कहते हैं। शिक्षा बढ़िया नहीं है, जिसमें विनम्रता नहीं आया, जिसमें संस्कार नहीं आया, वो समझ लीजिए कि शिक्षित नहीं है, वो अभी भी अशिक्षित है। एक रोज हेडमास्टर कालीराम ने अपने कमरे में बुलाया और लेखक से पूछा, क्या नाम है बे तेरा? बचपन का सिंह बता रहे हैं जब स्कूले गए थे। ओम प्रकाश, मैंने डरते डरते धीमे स्वर में कहा, अपना नाम बताया। हेडमास्टर को देखते ही बच्चे सहम गए, क्योंकि पूरे स्कूल में उनकी क्या थी? दहशत थी। चूहड़ा है का? बोले कि चूहड़ा है का? चूहड़ा 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 मतलब छोटा जाति, चूहड़ा है का? हेडमास्टर का दूसरा सवाल पूछा। मैंने बोला जी। ठीक है, वह जो सामने शीशम का पेड़ खड़ा है उस पर चढ़ जा और टहनियां तोड़ ला और झाड़ू बना और पत्तों से पूरे स्कूल की सफाई कर। आ रहा है समझ में ना? पूरे स्कूल की क्या कर, मतलब क्लास की सफाई कर। जैसे ही जान गया कि चूहड़ा है, ये कैसे पढ़ने के लिए आ गया, बुझा रहा है ना? पहले शिक्षा रहता था कि ब्राह्मण है, क्षत्रिय है, वो सीखेंगे, छोटे कुछ सीखने नहीं दिया जाता, उसको जानबूझ के शिक्षा से दूर रखा जाता था क्योंकि उसका विकास ना हो। तो तुरंत उसको क्या किया गया? बोला सामने वो पेड़ है शीशम का, शीशों का, उस पर चढ़ो, चढ़ के बस एथी तुर के ले आओ, पता ही डांटी, झाड़ू बना वगैरह के बांध के पूरा क्लास के साफ सफाई कर। ठीक है, ठीक है। और पूरे स्कूल की ऐसा, फिर पूरे स्कूल को ऐसा चमका दे जैसे शीशा चमकता है। तेरा तो ये खानदानी काम है, बोलता है हेडमास्टर, बोलता है कि तेरा तो ये खानदानी काम है, जा फटाफट लग जा बे। ठीक है। हेडमास्टर के आदेश पर मैंने कमरे बरामदे साफ कर दिए। तभी वे खुद चलकर आए और बोले, बाद, ठीक ना, इसके बाद मैदान भी साफ कर दे। इसके बाद जो पूरा फील्ड है स्कूल का उसको भी क्या कर दे, साफ कर दे। लंबा चौड़ा मैदान मेरे वजूद से कई गुना बड़ा था। अब छोटा लड़का है, बताइए, दूसरा तीसरा क्लास में पढ़ने के लिए आया है, ओकरा से पूरा स्कूल का साफ सफाई करा दिया, बरांडा साफ सफाई करा दिया, और कह रहा है कि पूरा फील्ड साफ सफाई कर। तनी मुनी आदमी घर द्वार तनी द्वार बाहरता आदमी तो लगता है कि ऐसे नहीं हो गया। आइए बताओ, बोलते हैं कि लंबा चौड़ा मैदान मेरे वजूद से कई गुना बड़ा था, जिसे साफ करने से
मेरी कमर दर्द करने लगी। धूल से चेहरे जो थे वो सिर पर आ गए थे, एकदम चेहरा एकदम धुल हो गया था, इतना बेचारा कब से साफ सफाई कर रहा था। मुंह के भीतर धूल घुस गया था। जब ज़्यादा धूल में बाहरिएगा, अपने फील कीजिएगा, लगेगा मुंह में धूल गया है ना। मेरी कक्षा में बाकी बच्चे पढ़ रहे थे और मैं झाड़ू लगा रहा था। हेडमास्टर अपने कमरे में बैठे थे, लेकिन निगाहें मुझ पर टिकाए हुए थे। अपना क्लास में बैठे हुए हैं, चाहे ऑफिस में बैठे हुए हैं, पढ़ा रहे हैं, चाहे देख रहे हैं, और देख रहे हैं कि कर रहा है कि नहीं कर रहा है काम। पानी पीने तक की इजाज़त नहीं थी मुझे। पूरे दिन मैं झाड़ू लगाता रहा। तमाम अनुभवों के बीच कभी इतना काम नहीं किया। वैसे भी घर में भाइयों का मैं लाडला था। सब भाई में लाडला थे, भाई भी मानते थे, इनके पापा मम्मी सब लोग मानते थे। कभी इनसे इतना काम नहीं करवाया जाता था। हालांकि पढ़े लिखे में ठीक थे, लेकिन यहाँ पर इनके साथ जास्ती किया गया है, ठीक है। कभी ऐसा काम नहीं हुआ। दूसरे दिन स्कूल पहुंचा जाते ही हेडमास्टर से फिर झाड़ू के काम पर लगा दिया। जैसे ही दूसरा दिन स्कूल में गए, पहला दिन का तो समाप्त हो गया, पहला दिन तो दिन भर काम करवाया। दूसरा दिन स्कूल में गए पढ़ने के लिए, दूसरा दिन भी इनको क्या किया, झाड़ू पकड़ा के काम में लगा दिया। पूरे दिन झाड़ू ही देता रहा। मन में एक तसल्ली थी कि कल से कक्षा में बैठ जाऊंगा, शायद मैं कल से कक्षा में बैठ जाऊंगा। हो सकता है कि स्कूल आने वाले सभी बच्चों के साथ ऐसा एक दिन 2 दिन होता हो, वो ऐसा सोचे। बोले कि अच्छा कल से कम स्कूल में बैठेंगे। तीसरा दिन मैं कक्षा में चुपचाप जाकर बैठ गया। पहले ही अपना गए, अपना पीछे जाके अपना चुपचाप अपना लुका के अपना बैठ गए कि आज हम पढ़ेंगे, आज हम झाड़ू नहीं लगाएंगे। थोड़ी देर बाद उनकी दहाड़ सुनाई दी और उनका दहाड़ सुनकर मैं थरथरा गया। आया क्लास में टीचर आए और बोले चूड़ा कहाँ है? तो वही में लड़का बोल दिया ना, मास्टर साहब ये रहा चूड़ा, ठीक है। लड़कों को कम नहीं रहता है, सब बता दिए पीछे में। एक त्यागी लड़के ने चिल्लाकर कहा, मास्टर साहब वो बैठा है कोने में। हेडमास्टर ने लपक कर मेरी गर्दन को दबोच लिया, ठीक उसी प्रकार जैसे गीदड़ को सिर दबोच लेता है, ठीक है। एकदम धक दबोच लिए कस के। हेडमास्टर ने लपक कर मेरी गर्दन दबोच लिया। उनकी उंगलियों का दाब मेरे गर्दन पर बढ़ रहा था, है ना। जैसे कोई भेड़िया बकरी के बच्चे को क्या कर लेता है, दबोच लेता है। कक्षा में बाहर खींच लिया, दबोच लिए, दबोच के क्लास बाहर खींच के लिया करा के। उसने मुझे बरामदे में ला के से पटक दिया, यार ना खींच के लिया है, बरामदा में जगह धसोर के से गिरा दिया करा के, नीचे गिर गया। चीख कर बोले, जा लगा, ठीक है ना, जा लगा मैदान में झाड़ू, जा मैदान में क्या कर, झाड़ू लगा। भयभीत होकर मैंने 3 दिन वही पुरानी शीशम की झाड़ू उठा ली जो मैंने शीशम के पेड़ से तोड़े थे, और मेरी तरह ही उसके पत्ते भी सूख चुके थे। उस पेड़ के जो झाड़ू बनाया था वो पत्ता भी बोल रहा था कि मेरी तरह वो भी सूख गया था बेचारा, वो भी अब हिम्मत नहीं कर रहा था कि हम बाहर है। सिर्फ बची थी पतली पतली टहनियाँ। अब जैसे कि झाड़ू में के पतई सब सुखा गया है, अब झाड़ू में नहीं रहता है, थी हो पतैया में के वह बचा था। मेरी आंखों से आंसू बहने लगे थे। रोते रोते मैदान में झाड़ू लगाने लगा। स्कूल के कमरे की खिड़कियां दरवाजों से मास्टरों और लड़कों की आंखें छिप छिप कर ये तमाशा देख रही थी। मेरे रोम रोम यातना की गहरी खाई में लगातार गिर रही थी, और मेरा अंदर से दिल और आत्मा क्या हो रहा था, दुख रहा था। मेरे पिताजी अचानक स्कूल के पास से गुजर रहे थे। जैसे कोई स्कूल होता है कि मान लीजिए कि पहले के स्कूल, आज से 50 साल 70 साल पहले के स्कूल, बढ़िया से तार और से भरी घेर देता था, छोटा छोटा रूम रहता था, अपना उसी में पढ़ाता था। तो इनके पिताजी अपना जा रहे थे कोनो काम से, रास्ते में स्कूल पढ़ रहा था। अब स्कूल से जाते जाते वो क्या किए, अपने दरवाजे पर वहाँ पर देख लिए उसको, अपने बच्चा को, ठीक है। मेरे पिताजी अचानक स्कूल के पास से गुजर रहे थे। मुझे स्कूल के मैदान में झाड़ू लगाते देखकर ठिठक गए और बाहर से ही आवाज देकर बोले, मुंशी जी। अपने बच्चे को मुंशी जी कहते थे वो, ठीक है, मुंशी जी, है ना, यो क्या हो रहा है। वे प्यार से मुझे मुंशी जी कहा करते थे। उन्हें देखकर मैं फपक गया, और रोने लगे बेचारा।
वे स्कूल के मैदान में मेरे पास आ गए और मुझे रोता देखकर बोले, मुंशी जी रोते क्यों हो, ठीक से बोलो क्या हुआ है। मेरी हिचकियाँ बंद गई। जिसे बच्चा नहीं रोता है पूरा एकदम लगता है एकदम रो रहा है, हिचिक कर पूरी बात रोते हुए पिताजी को बता दिया। और 3 दिन से रोज मैं झाड़ू, जो कालीराम हेडमास्टर प्रिंसिपल, वो लगवा रहा है। कक्षा में पढ़ने भी नहीं देते हैं। पिताजी ने मेरे हाथ से झाड़ू छीनकर दूर फेंक दिया और उनकी आंखों में आग की गर्मी उतर आई। हमेशा दूसरों के सामने कमान बने रहने वाले पिताजी की लंबी लंबी घनी मूछे, है ना, लंबी घनी मूछे, ठीक है ना, फफड़ाने लगी, एकदम खिसियाने लगे और चीख लगाएं। कौन सा मास्टर है वो जो मेरे लड़के से झाड़ू लगवा रहा है? कौन है ये कालीराम हेडमास्टर? पिताजी के आवाज पूरे स्कूल में गूंज गई। बहुत खिसिया गए, इतना खिसिया गए कि मतलब एकदम बोलने से पहले एकदम मुंह फड़फड़ा रहा था उनका, एकदम इतने खिसिया गए थे। जिसे सुनकर हेडमास्टर सहित सभी मास्टर बाहर आ गए। कालीराम हेडमास्टर ने गाली देकर मेरे पिताजी को धमकाया। वो होने से गाली देते होने से आया, बुझा रहा है ना, क्योंकि आपको हम बता रहे हैं बड़ा छोटा का यहाँ पर एथी है, फॉरवर्ड और बैकवर्ड की कहानी है उस समय की। लेकिन पिताजी पर धमकी का कोई असर नहीं हुआ। जिस साहस और हौसले से मेरे पिताजी हेडमास्टर का सामना किए, मैं उसे कभी भूल नहीं पाऊंगा, है ना। वो एकदम जो उनमें साहस था, मैं उस साहस को कभी भूल नहीं पाऊंगा। मेरी माँ मेहनत मजदूर के साथ साथ 8-10 तगाओं हिंदू मुसलमान के घर तथा घेर मर्दों का बैठक खाना, मवेशियों को बांधने की जगह में साफ सफाई का काम करती थी। मतलब इनकी मम्मी, इनकी बहन जो लोग थी, वो घरों में साफ सफाई की काम करती थी। जैसे कि किसी का गाय हुई है तो गोबर उठाना, साफ सफाई करना, घर बहारना, छिपा समझना, घर घर जाके, हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो, किसी के भी घर जाकर, है ना, मवेशी को बांधना, वे साफ सफाई का काम करती थी। इसी काम से मेरी बहन, बड़ी भाभी तथा जसवीर और जनशेर, जो कि इनके 2 भाई हैं, 2 भाई का नाम क्या है, जसवीर और जनशेर, जो कि इनके 2 भाई हैं, माँ का हाथ बटाते थे और लोग भी इसी तरह काम करते थे घर घर जाकर। बड़ा भाई सुखबीर तगाओं के यहाँ वार्षिक नौकरी की तरह काम करता था, नौकर की तरह काम करता था। प्रत्येक तगा के घर में 10 से 15 मवेशी, यानी गाय, भैंस और बैल, जो कि मवेशियों में इनका गिनती होता है। सामान्य बात थी कि उनका गोबर उठाकर गांव से बाहर कुर्नियों पर ले जाके उबले, मतलब जैसे गोईठा, उबले का मतलब होता है गोईठा बनाने की जगह पर डालना पड़ता था। प्रत्येक घर से हर रोज 5-6 टोकरी गोबर निकलता था। प्रत्येक घर से कम हर घर से 5 टोकरी 6 टोकरी गोबर कम से कम निकलेगा। लोग पहले गाय भैंस की ज़्यादा लोग बांधते थे। सर्दियों के महीने में यह काम बहुत ही कष्टदायक था। एगो तो ठंडा का दिन, वही मान लो गोबर वोबर निकलेगा, सब पानी उनी गिर जाएगा शरीर पे, तो कितना अजीब सा लगेगा, ठंडा ठंडा एकदम। गाय, बैल और भैंस को सर्दी से बचने के लिए बड़े बड़े दलानों में बांध दिए जाते थे, जिनमें गन्ने की सूखी पत्ती या फूस बिछा दिए जाते थे। रात भर जानवरों का गोबर और मूत्र उसी दलान में फैला रहता था और 10-15 दिनों बाद एक बार पाती बदली जाती थी। मतलब नीचे का घास पूरा बदल दिया जाता था, जो भी मतलब व्यवस्था करना है, या उनके ऊपर सूखी पाती बिछा दी जाती थी। इतने दिनों में दलानों में भरी दुर्गंध से गोबर ढूंढ कर निकालना बहुत ही तकलीफदायक होती थी। और 15 दिनों में बताइए कितना गोबर, कितना गंदगी भर जाएगा, उसको निकालना, उसको फेंकना, ये इनके घर वाला सब करता था, इनके भाई, इनका बाप, इनका। इन सब कामों के बदले में मिलता था तो दो जानवर पीछे फसल के समय यहाँ पर देखिए,
इन सब कामों के बदले में मिलता था 2 जानवर पीछे फसल के समय 5 सेर अनाज। क्या मिलता था? 5 सेर अनाज मिलता था इनको, है ना, यानी लगभग 2.5 किलो अनाज मिलता था। कितना मिलता था? इतना काम करोगे तो कितना अनाज मिलेगा? 2.5 किलो। 5 किलो ना 2.5 किलो अनाज मिलेगा। बताओ 2.5 किलो अनाज में क्या होगा? 10 मवेशी वाले घर से मिलेगा और साल भर में 25 सेर यानी 12 से 13 किलो अनाज जो है वो पूरा साल भर में मिलेगा। 12 से 13 किलो अनाज एक आदमी के जी में, तो सब लोगों को काम करना पड़ता था, सब मिला के अपना चलाता था ये लोग। दोपहर के समय हर घर से बची सूखी होना चाहिए यहाँ पर, सूखी रोटी जो खास तौर पे चूड़ों को देने के लिए आटे से भूसी मिलाकर बनाई जाती थी। कभी कभी जूठन भी भंगन की टोकरी में डाल दी जाती थी। अब उसमें होता क्या था, जैसे दिन भर बुलाएगा लोग, घर के साफ सफाई करवाएगा, बर्तन वर्तन धोआएगा, गाय भैंस के गोबर वोबर इन्होंने जो करना है सब करवाएगा, जितना मतलब सब काम है निचला स्तर पे सब काम करवाएगा। समझ में आ रहा है? काम करवाने के बाद बदले में क्या मिलेगा? तो साल में 12 से 13 किलो अनाज मिलेगा। साल भर में 12 से 13 किलो अनाज मिलेगा। और ये लोग जिससे काम करेगा तो बदले में इसको क्या मिलेगा? बदले में इन लोगों को जूठन मिलेगा। बदले में क्या मिलेगा? बदले में सर जूठन मिलेगा इन लोगों को। ठीक है, बदले में क्या मिलेगा? बदले में इन लोगों को जूठन मिलेगा। अब जूठन मान लो कि जूठन भी कैसा, अब जैसे कि आटा है, प्योर आटा है, तो आटा में भूसी मिला के 4-5 को रोटी बना देगा लोग। घर पे जैसे बना रही है लोग, 4-5 को मोटा मोटा रोटी बिना गोल चाप जैसे तैसे मतलब बना देगी, भूसी उसी लपेट के। काहे खातिर? चूड़ा लोग के देना है, ओकनी के देवे के बाटे, चूड़ा उनके देवे के बाटे, तो वो आदमी बना देता था घर में आ देने के लिए उन लोगों को। ओहू में कभी कभी क्या होता था, कभी होता था ऐसा कि मान लो कि भूसी वाला रोटी नहीं है, कोनो घर में नो लड़का है ओकर, मम्मी हम नहीं खाएंगे, ना खेबे तो दे देम चूड़न के, चूड़ा लेके चल दिया सब, मम्मी हम ना खाएं। चाहे कोई खाना छोड़ दिया तो जूठा पुठा जो चीज़ है ना वो भी दे दिया जाता था इन लोगों को, लेके अपना जाएगा खाएगा ये लोग। बताइए ऐसा समय था, ऐसा जमाना था। हाँ, ऐसा समय था, ऐसा जमाना था उस समय पे। बैकवर्ड और फॉरवर्ड की बहुत खतरनाक उस समय थी। ओकर ऐसा था कि लोग खेत पार्टी से मेरा चला गया तो काहे चला गया खेत पार्टी से? हमार जमीन है तो जाए का अधिकार नहीं है। बीच में कहीं ओकर घर है, सगरो बाबू साहब लोग के जमीन है, चाहे बड़ा कास्ट के ब्राह्मण पंडित जी लोग के जमीन है, काहे चला गया? हमारे खेत में चल गया, तो इतना हिम्मत बिहार है ना। आई लोग का बंधुआ मजदूर समझा जाता था, काम कराया जाएगा, रियलिटी यही था। ठीक है, खास तौर पे यही उनके लिए व्यवस्था थी। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर शादी विवाह के मौके पर जब मेहमान या बाराती खाना खा रहे थे, हला मत करो, देखो ध्यान से, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। शादी विवाह के मौके पर जब मेहमान या बाराती खाना खा रहे होते तो चूड़े दरवाजे के बाहर बड़े बड़े टुकड़ी लेकर बैठे रहते। पहले के समय में क्या होता था ना, पहले खाना पीना का व्यवस्था कैसे होता था? आज बफर सिस्टम चल रहा है, पात पे बैठा के चाहे टेबल बैठा के आदमी खाता है। ओही के समय में खाना पीना कैसे होता था? भैया फलाना बाबा यहाँ अथी बानू, चौकी बानू, 4 गो चौकी टांग लो, आ 2 गो हुनका यहाँ मिश्रा जी यहाँ खटिया हुई उठा लो, बाबू साहब यहाँ से कुछ ले ले अब लोग अपने आसपास में। अब तो व्यवस्था हो गया, बफर वाला सब दे देता है व्यवस्था, तो आसपास में नो सब चौका चौकी मिला के कम से कम 50 को 40 को चौकी हो जाएगा। आकेड होएगा तो ये चूड़ा सब ढो के लाएगा, सब बुझा गया, अलिया के सब लाइने से बिछाएगा कि तिलकहरू है चाहे बाराती है तो ओकर व्यवस्था करेगा। जो खाने पीने वाले जो आदमी हैं तो उनका व्यवस्था होगा कि नीचे पात पे बैठा दिया जाएगा और बैठा कर खूब बढ़िया से एकदम खिला दिया जाएगा। बाकी लोगों को अपने घर में, मकान में, आंगन भी बड़ा बड़ा रहता था, उसमें खिलाया जाएगा। चमक धमक भी रहेगा। बरियात में जानबे करते हो, आज जो चूड़ा हुआ करता था ना, ये लोग चूड़ा जाति, चूड़ा मतलब छोटा जाति, तो ये लोग को क्या किया जाता था, ये लोग टोकरी ले लेके बैठल रहेगा बहरी कि सब बाराती यदि खाना खा लेगा ना तो कुछ बचे कुचेगा ना तो कुछ मिल जाएगा। डोम जाति देखते हो, जिससे श्राद्ध रद्द हो जाता है तो डोम आता है कि नहीं आता है?
आएगा चिल्लाएगा, बेहो में आता है लास्ट में डबल डबल लेके आएगा मांगने के लिए। वह परंपरा अभी तक चले आ रहा है। देखिए यहाँ पर शादी विवाह के मौके पर जब मेहमान या बाराती खाना खा रहे होते तो चूड़े दरवाजे के बाहर बड़े बड़े टोकरियां लेकर बैठे रहते थे। बड़े बड़े टोकरियां लेकर क्या करते थे बच्चा? बैठे रहते थे। और बारात के मत करो, बारात के खाना खा चुकने पर जूठी पतले उन टोकरियों में डाल दी जाती थी। वो बढ़िया खाना नहीं मिलेगा, जो जूठा फूटा है ना तो वह कुल मिलेगा, जिन्हें घर ले जाकर वे जूठन इकट्ठा कर लेते हैं और पूरी के बचे कुछ टुकड़े, एक आधा मिठाई का टुकड़ा और थोड़ी बहुत सब्जी पत्तल पर पाकर बाछे खिल जाता था। मतलब खूब खुश हो जाते थे लोग। और जिस बारात की पतलों में जूठन कम उठती थी, कहा जाता था कि भूखड़ लोग आ गए हैं, सारा चाट कर जाएंगे, कुछ हम लोगों को मिलेगा नहीं। ये भी एक प्रॉब्लम था उस समय में। जिस बारात की पतलों में जूठन कम होती थी उन्हें भूखड़ समझा जाता था। अक्सर ऐसे मौके पर बड़े बूढ़े ऐसे बारातों का जिक्र बहुत रोमांचक लहजे में सुनाया करते थे कि उस बारात में इतनी जूठन आई कि महीनों खाते रहे। अब बड़े बुजुर्ग लोग बताएंगे, ओम प्रकाश वाल्मीकि के मान लो बाबा है चाहे कोई है, और से बैठल है दलाली में अपने बताएगा, कहेगा एक बार हम लोग गए थे तो एक बाराती था तो ओकरा में ढेरे छोड़ दिया था लोग जूठन, खाना बढ़िया था, जूठन ढेरे छोड़ दिया था। इतना जूठन आया था कि हम लोग महीना दिन खाए थे। पहले के समय में ऐसे ही था। कोई है कि गए ओकरा में तो एकदम प्लेट तक चाट गया, सब खत्म कर दिया खा के। अब पहले के खाना में क्या रहता था? पूड़ी रहेगा, सब्जी रहेगा, आलू पटर चाहे जो भी सब्जी रहेगा, तो मैंने बुनिया, मीठा में बुनिया चाहे, और जलेबी रहता है, गांव में जलेबी चलता है वही इमरती वाला जलेबी रहेगा, चटनी उटनी रहेगा। उसमें भी बच गया। उसमें लोग को मिलता कैसे था? मिलता था कि जो पूरा अथी है ना तो ले जाएगा, पूरी अलगे करेगा, चावल अलगे करेगा, चावल को धूपा में सुखा देगा कि बाद में भी उसको बना सके वो लोग। अब पूरी को भी धूपा में सुखा देगा, जितना खाने लग रहेगा उतना खा लेगा पेट भर वो लोग, और उसको सुखा देगा, सुखा के घामा में एकदम पापड़ निहन बन जाएगा और अगर डिब्बा में रख देगा। और कभी कभी बरसात के दिन में जब खाए पिए कौन व्यवस्था नहीं मिलेगा तो डिब्बा में से निकाल के उसको खाएगा। ओम प्रकाश वाल्मीकि इसमें जिक्र किए हैं कि माँ हम लोगों को बरसात के दिनों में ऐसा दिया करती थी। हंसी भी बढ़ता है, लेकिन एक पल सोचा जाए उस मोमेंट को, उस पल को, तो अजीब सा लगता है कि बताओ जीवन कैसा रहा। वो जीवन यदि आपके साथ बीते तो कैसा लगे? कितना खतरनाक जीवन है। उस जाति में जन्म, उस जाति में आखिर ऐसा कहाँ उन लोगों को समझा जा रहा है? आखिर वो लोग मानव नहीं है, उन लोग का खून लाल नहीं है, आखिर उन लोग के साथ ऐसा अत्याचार क्यों हुआ है? रियल घटना है सब। ये पूरा अपना जीवनी लिखा हुआ है, जूठन इनका जीवनी है। देखिए अब यहाँ पर क्या हुआ था जिस बाराती में ज्यादा मिल गया तो लोग बड़ाई किया करते थे। पतलों से जो पूरियों के टुकड़े एकत्रित होते थे उन्हें धूपा में सुखा लिया जाता था और चारपाई पे कोई कपड़ा डालकर उन्हें फैला दिया जाता था इसे सूखने के लिए। सूख जाएगा। अक्सर मुझे पहरे पर बैठा दिया जाता था क्योंकि सूखने वाली पूरियों पर कौवा, मुर्गी या कबूतर आई तो उसको मत खाए। वो में टेंशन है कि कौवा आएगा चाहे कबूतर आएगा ना तो वो तुड़ के तर में लेके भाग जाएगा, तो उसमें चाहे रुखी बर्बाद मत कर देवे। तो छत पे नो, अब ओम प्रकाश वाल्मीकि पढ़ेंगे तो छत पे बैठा देगा, जाओ धूपा में बैठ हो जा, आज देखा तो रहिए कौन कौवा मत ले जा सब। वो में तो समस्या था भाई। अक्सर मुझे पहरे पे बैठा दिया जाता था। जरा सी आंख बिची की पूरियां साफ कर दी जाती थी। तब मेरी आंख बिचिर गया, मतलब नींद दिन को लग गया, और तब तक क्या हो तो कौवा सब आया, लगातार 10 कौवा आया, और पूरी भी मिल के सब लेके भाग गया। यह वो समस्या था। चारपाई के पास बैठना पड़ता था। ये सूखी पूरियां बरसात के कठिन दिनों में बहुत काम आती थी। उन्हें पानी में भिगोकर उबाल लिया जाता था और उबली हुई पूरियों पर बारीक मिर्च और थोड़ा सा नमक डाल के खाने में मजा आ जाता था। कभी कभी गुड़ डालकर लुगदी जैसा बनाकर कभी कभी उसमें लुगदी जैसा आ जाता था। बरसात का जन्मदिन होता था ना बच्चा, रुक जाइए, देख रहे हो ओम प्रकाश वाल्मीकि का जीवन कैसा है, कितना कठिन जीवन है।
हम लोग तनी मुनी में बौखला जाते हैं। ये जिंदगी है, बताओ वो जिंदगी जिए हैं और वो जिंदगी जी कर लास्ट में अधिकारी तक बने, पीसीएस लेवल का अफसर तक बने थे अपने समय में। वो अम्बेडकर पुरस्कार, राजश्री पुरस्कार, कितना पुरस्कार उनको मिला है। जीवन का संघर्ष ये होता है, जो जितना संघर्ष करता है वो अपने जीवन में उतना ही क्या होता है, आगे बढ़ता है। क्या हो गया इसमें? ना इंटरनेट में ऑन है इसलिए हो रहा है क्या? अच्छा रुको देख रहे हैं, हैंग नहीं कर रहा है उसमें। हाँ भाई गारंटी भी नहीं होती थी मैं। अब इंटरनेट ऑन रहेगा तेने ने पकड़ लेता थी ना, वही ना दिक्कत हो रहा है। अच्छा ठीक है, इसको हम लोग ऐसी कर देते हैं। किताब है सबके पास ना? कुछ इसमें प्रॉब्लम हुआ है, एक बार फिर से ट्राई कर लेते हैं। ओम प्रकाश वाल्मीकि जो है, इनका लिखा हुआ क्या है, जूठन। समझ में आ रहा है ना? तो बोलते हैं जूठन में कि देखिए एक समय था कि हम लोगों को इसी प्रकार हम लोग को एथी करना होता था। एगो बारात की बात कहते हैं, यहाँ पर हम निकालते हैं उसको। एगो बारात की बात करते हैं कि जब मेरी माँ, बहन और हम लोग जब गए थे एगो बारात में, है ना, ओम प्रकाश वाल्मीकि जो है, ओम प्रकाश वाल्मीकि उनकी माँ, है ना, बचपन में एगो बारात में जब ये लोग गए थे, तो बारात में गए थे तो वहाँ पर जैसे नहीं होता है, बारात के लोग सब खाते पीते हैं, तिथि करते हैं, तो उसमें ये लोग मांगे थे ना कि हम लोगों को कुछ खाने के लिए, मतलब जैसे कि ओम प्रकाश वाल्मीकि बोले कि माँ भूख बहुत ज़्यादा लगा है। भूख क्या हुआ है? भूख बहुत ज़्यादा लगा है। ओम प्रकाश वाल्मीकि, देखिए सुना देते हैं आपको चैप्टर। ओम प्रकाश वाल्मीकि बोले कि माँ भूख बहुत ज़्यादा लगा है, बारात में सब लोग आ रहे हैं, खाना खा रहे हैं, माँ हम लोग कब खाना खाएंगे? तो माँ उनकी बोलती है ना कि बेटा थोड़ा सब्र करो, सब लोग खा लेंगे तो हम लोग खाएंगे, लगले 1 घंटा आधा घंटा में सब लोग खा लेगा, फिर हम लोग खाएंगे। अब पहले क्या होता था ना, रात तक ले आदमी आएगा, गाँव के भीड़िए कहे ना, तो लोग भोजो लेट से चालू करेगा तो कि आधा आदमी सूत जाए तब चालू होगा भोज, पहले के समय में गाँव देहात में। ओकरा बाद ओहू में भीड़ रहेगा, सुतलो रहेगा, कौन कौन नो आदमी जगा देगा, रे उठ उठ उठ, अंगिया बीजे हो गए बेटे उठ, बुझा रहा है। और उसमें ये लोग बेचारा जगता था। ओम प्रकाश वाल्मीकि जो है, बोलते हैं बचपन में छोटे थे, बोलते हैं माँ से कि माँ भूख लगी है, तो माँ बोलती है कि बेटा प्रतीक्षा करो कुछ देर में तुमको मिलेगा खाना। लास्ट में सब खत्म हो जाता है, बाराती चल जाते हैं, तो उनकी माँ बोलती है सेठ से कि सेठ जी अब हम लोगों को भी कुछ मतलब दे दीजिए, कब से बच्चे भूखे हैं, कुछ बचा कुचा हो तो बोला कि तुम लोगों को कभी नहीं मिला है कुछ? तो बोली कि नहीं। और तुम लोग के लिए कब से रखा गया है? वो तो कहा जूठा वाला पत्तल ऐसा फेंका गया है, उसी में जूठा वाला पत्तल जो है उसमें फेंका गया है, उठा लो वहाँ से, उठा के ले जाओ, तुम्ही लोग के लिए ना है। अब ओम प्रकाश वाल्मीकि को उस दिन बहुत दुख लगा, बहुत खराब लगा। और उसमें भी वो लोग जाके उठा के और सब सब्जी पूड़ी सूड़ी जब लेके सब लेके अपना गए घर पे, उसमें भी पूड़ी अलगे कर देना है, पूड़ी जितना सधेगा उतना सधाना है। और वो जूठा काठा बताओ, उसमें भी यदि कुकुर उकुर आ गया ना, उस पर भी ध्यान देना है, कुत्ता तक अपने से भागाना है, नहीं तो उस पर भी झपट लेगा। और छत पे पूरी सुखाओगे तो कौऊ लेके भाग जाएगा, यहो रिक्स है ओकरा में भी। ऐसा जीवन था वो घड़ी, शूद्र में और फॉरवर्ड में वो घड़ी के समय पे। ओम प्रकाश वाल्मीकि बोले कि बहुत अथी है। पढ़ने के टाइम पे हालांकि उनके पिताजी मास्टर को एक बार समझा दिए थे, स्कूल में डांट दिए थे, तो ओकरा बाद से मास्टर कुछ बोला नहीं था, तो अपने स्कूल में पढ़ रहे थे। एक बार पहले एगो रोग आया था, ठीक है ना, पहले क्या हुआ था, एगो रोग था। उस रोग में क्या हुआ करता था कि जैसे जो माल मवेशी है ना, माल मवेशी, तो माल मवेशी कभी कभी क्या होते थे कि मर जाते थे। माल मवेशी में बीमारी आ गया था, कैसे ब्लड फ्लू आता है, तो उसमें बर्ड चिड़िया उड़िया मरती है, मुर्गा का रोग आ जाता है। उसी प्रकार मवेशियों में एगो रोग आ गया था उस समय, ठीक है। वो रोग जो था तो उसमें बहुत सारा जो मवेशी थे, तो बहुत सारा मवेशी उसमें मर रहा था लोग, ठीक है। तो इसी को देखने के लिए, है ना, मवेशियों को देखने के लिए जो चूहे जाति के जो लोग हुआ करते थे, तो उन्हीं को इनका कार्यभार दिया गया था कि आप जाइए
मतलब तुम लोग जाओ, जाकर वहाँ पर सब देखो क्या दिक्कत है वहाँ पर। कोई जानवर किसी का मर गया, किसी का भी कोई जानवर मान लो कि मर गया है उन्हें चरने, मान लो कि मर गया किसी वजह से, बीमारी की वजह से, तो मरने के बाद तुरंत चूड़ों वाला मोहल्ला में सूचना दे दिया जाएगा और जल्दी जाकर बोल दिया जाएगा कि अरे फलानवा के गाय मर गई हव, फलानवा के भैंस मर गई हव, जल्दी से जाकर उठा लसन, उसमें भी जाकर जल्दी उठा लेना है, नहीं तो गाय का दुर्गंध यदि पूरे गांव में फैल गया तो बहुत मारता था वो लोग, ठीक है ना, बांध के लोग मारता था, बुझा रहा है ना, क्या करता था, बहुत बांध के मारता था। देखिए ये सब हो गया था। जैसे जैसे यहां से देखिए, जब मैं छोटा था माँ के साथ जाता था और पिताजी के हाथ बटाने में लगता था, खाने को देखकर अक्सर सोचा करता था कि हमें ऐसा खाना क्यों नहीं मिलता है। आज जब सोचता हूं तो मितलाने लगता हूं। अभी ठीक है ना, अभी पिछले वर्ष मेरे निवास पर सुखदेव सिंह त्यागी का पोता सुरेंद्र सिंह आया था। सुखदेव सिंह त्यागी का पोता कौन है? सुरेंद्र सिंह आया था किसी इंटरव्यू के सिलसिले में। गांव से मेरा एड्रेस लेकर आया था और रात में रुका था मेरे पास। ये तब का बात बता रहे हैं जब ये अफसर बन गए, वहां पर अधिकारी बन गए, तो मेरे डेरे में रुका था। गांव से अपना पता लेके आया होगा कि ओम प्रकाश वाल्मीकि कहाँ रहते हैं, पता लगाकर आया होगा, आकर घर पे रुका था। बोले थे अच्छा चलो गांव का है, रुका है तो रुका है। लेकिन ई रुकने देता ही लोग, ई जाते इंटरव्यू के लिए तो रुकने देता ही लोग, नहीं रुकने देता उनको, ठीक है। मेरी पत्नी ने उसे यथासंभव अच्छा खाना खिलाया। खाना खाते खाते वह बोला, भाभी जी आपके हाथों का खाना तो बहुत ही जायकेदार है, हमारे घर में तो कोई भी ऐसा खाना नहीं पकाता है, बोल दिया। ओम प्रकाश की वाइफ जब खाना बनाकर दे रही है उसको, तो ऐसा बोल दिया। उसकी बात सुनकर मेरी पत्नी तो खुश हुई, लेकिन मैं काफी देर तक विचलित रहा और बचपन की घटनाएं स्मृति की दरवाजे पर खटखटाने लगी। सुरेंद्र तब पैदा भी नहीं हुआ था, तब की बात है बचपन का, जब सुरेंद्र पैदा भी नहीं हुआ था। उसकी बड़ी बुआ यानी सुखदेव सिंह त्यागी की लड़की की शादी थी। उसके यहाँ मेरी माँ सफाई करने जाती थी। शादी से 10-12 दिन पहले से माँ पिताजी ने सुखदेव सिंह त्यागी के घर आंगन से लेकर बाहर तक के अनेक काम किए। बेटी की शादी का मतलब गांव भर का इज्जत का सवाल था, कहीं कोई कमी नहीं रह जाए। गांव भर की चारपाइयों को ढो कर इकट्ठा करके पिताजी ने लाया था। बाराती पूरा खाना खा रही थी। माँ टोकरी लिए दरवाजे के बाहर बैठी थी। मैं और मेरी छोटी बहन माया माँ से सिमटे बैठे थे वहीं पर, रात्रि का समय था। उसी उम्मीद से कि भीतर से जो मिठाई या पकवान की महक सुगंध आ रही है, हमें भी खाने को मिलेगी। जब सब लोग खा कर चले गए तो मेरी माँ ने सुखदेव सिंह त्यागी को ठीक है ना दलान से बाहर आते हुए देखा तो कहा, चौधरी जी इब तो है ना, इब तो सब खाना मतलब सब लोग खाना खा लिया, खा के चले गए। महाराज जाकर तो तू भी एक पत्तल पर धर कुछ दो, मतलब हमको भी एक पत्तल पे कुछ दे दो खाने के लिए, कब से हम लोग भूखे हैं। वो भी तो इस दिन का इंतजार कर रहे थे। सुखदेव सिंह ने जूठी पत्तलों से भरे टोकरी की तरफ इशारा किया, पत्तल जहाँ फेंका जाता है मुझे इशारा किए। टोकरी भर के जो जूठन ले जा रही है, ऊपर से बोले एगो तो टोकरी भर के और जितना जूठन है सब तू लेके जाएगी घर। एगो फरमाइश कर रही है कि और तुमको दे खाने के लिए कुछ हम। ऊपर से जागतों के लिए खाना मांग रही है, जागतों मतलब बच्चों के लिए खाना मांग रही है। अपनी औकात में रह चूड़ी, उठा टोकरी दरवाजे से और चलती बन। उस दिन मैं 9वीं कक्षा में था। घर की आर्थिक हालत कमजोर थी और एक एक पैसे के लिए परिवार के प्रत्येक सदस्य को खटना पड़ता था। मेरे पास पाठ्य पुस्तकें हमेशा कम रहती थी
और दोस्तों से मांग कर काम चलाना पड़ता था। कपड़ों की भी वही स्थिति थी, जो मिल गया वो पहन लिया और जो वक्त पर मिला खा लिया। उस दिन गांव में मरने वाले पशुओं को उठाने का काम चूहे के जिम्मेदारी थी। कोई जानवर मर गया गांव में, महामारी एगो था गांव में, जानवरों में बीमारी आ गया था। वो बीमारी में भी कोई जानवर मर गया तो कौन जाति उसको उठाएगा? चूड़ा उठाएगा। और जिसके घर में जो काम करता था उसके मरे हुए पशु को वही चूड़ा, वही दलित क्या करता था? उठाता था। गहरे दलदल में फंस रहा था, जहां से भी मैं उबरना चाहता था। हालात मुझे उसी दलदल में घसीट रहे थे। चाचा के साथ तपती दोपहरिया में जिस यातना को मैंने भोगा था, आज भी उसके जख्म मेरे तन पर मेरे ताजा है। उस दिन हुआ क्या था कि जैसे कि किसी का जानवर मर गया था और चूहों के महल्ला में जाकर लोग बोल दिया था, जिससे जाके वो जब बोल दिया था, बलाटा दे दिया था कि जाके सब जानवर मर गया है और उठा कर ले आओ। इन लोगों का घर ज्यादा नहीं था, इन लोगों का चूहों का जो संख्या था, तो चूहों का संख्या क्या था? बहुत कम था। 5 घर 6 घर 7 घर लोग था। और उसी में इसकी बहन की शादी के लिए लड़के देखने के लिए इसके पिता और भाई गए थे, पास वाले गांव में गए थे। कहाँ गए थे? पास वाले गांव में गए थे। और ओम प्रकाश वाल्मीकि की माँ को जब सूचना मिला कि जानवर कोई मर गया है, अब तो उठाना पड़ेगा, और ज़्यादा देर हो जाएगी, जानवर मरे हुए जानवर का गंध यदि फैल गया तो बहुत मारेगा वो सब, ठीक है ना, बांध के मारता था वो सब। तो ओम प्रकाश वाल्मीकि की माँ स्कूल में बुलावा भेजी कि कोई उसको बुला कर लाओ। अब ओम प्रकाश वाल्मीकि पढ़ाई कर रहे थे, माँ का बुलावा आया तो अपने स्कूल से छुट्टी लेकर घर पे आए तो माँ बोली कि बेटा जानवर किसी का मर गया है जिसके यहाँ हम लोग काम करते हैं, अब बेटा जाओ उस जानवर को मतलब उसको ठिकाने लगाना है। अब ओम प्रकाश वाल्मीकि 9वीं क्लास के लड़का, दुबला पतला लड़का, कैसे जानवर को ठिकाना लगाएगा, कैसे अथी करेगा? गाय भैंस का वजन भी ज़्यादा रहता है। तो बोली कि एगो पियकर था, ओकर चाचा था एगो जगह बगल वाले घर में, हाँ, पी के उटंज रहता था। उसको बोली कि इसको लेकर जाओ और जाकर जानवर को क्या करो? निकाल दो। अब वो लोग उसमें होता क्या था, जानवर के लोग क्या करता था, जैसे जानवर मर गया कोई तो जानवर के चमड़ा ऊपर से निकाल देगा, ठीक है, और चमड़ा फैक्ट्री में वो चमड़ा को बेच देगा, जिससे चमड़ा का जूता, चप्पल, बेल्ट ये सब बनाए जाते हैं, ठीक है, बेच देगा। और जो पूरा अथी है उसका मतलब बाकी का शरीर उसका है तो मिट्टी उट्टी में दफन कर दिया जाएगा कहीं, और नहीं तो नदी उदी में बहावा दिया जाएगा टांग कर, ठीक है, पहले के समय में ऐसे ही था। अब हुआ क्या उसमें, हालांकि मिट्टी में ही दफन कर दिया जाता था। अब ओम प्रकाश वाल्मीकि कैसे चाहे, अब वो पियकर चाचा उसका था, उसके साथ था, जो गया। जाने के बाद अब वो गया, अब जाके बोला ना हम तो खाली अथी कर देंगे, गया और जैसे तैसे लगा 2 घंटा 3 घंटा लगा और धो के पूरा जो ओकर चमड़ा था जो मरी थी मवेशी, उसका पूरा चमड़ा छील दिया। चमड़ा छीलने के बाद अजीब सा लग रहा है ना, लेकिन ये है इसमें लिखा हुआ है, चमड़ा छील दिया। चमड़ा छीलने के बाद उसको दफनाने का काम था, माटी उटी कोड़ दिया। अब बोला ना अब हमारा से नहीं होगा, अब बहुत हो गया, या कि दफनावे वाला काम देखो माटी कोड़ दिए हैं, तर मेरी लगो खिंचवा के गला में फेंक दिया जाए। अब बोला कि सब दफना दिया जाएगा। अब बोला कि चमड़ा जो है अब ले जाकर तो शहर में बेची अब, इसलिए अब हमारा से नहीं होगा, अब हम जा रहे हैं ना। वो चला गया। ओम प्रकाश वाल्मीकि अपने सर पे उस चमड़ा को उठाया, एगो तो भारी भरकम खून से लथपथ, समझ रहे हो तुम लोग, मवेशी का अभी भी काटा हुआ वो चीज़ है, खून से लथपथ टप 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 शरीर पे पूरा गिर रहा था। वहाँ से वो चमड़ा लेकर गया, बस जा रही थी गांव के बाहर से, मतलब जाती थी, उसी बस पे ऊपर लोग चढ़ जाता था, बैठ जाता था और उसी को फैक्ट्री में बेच के कुछ पैसे मिल जाते थे। कुछ पैसा मिलेगा तो उसी से बहन उनका शादी होगा, यही था। एगो चमड़ा बेचेगा तो वो घड़ी के सस्ताई के टाइम पे शायद 5,000 के करीब में पैसा मिलता था। 5,000 के टाइम पे बहुत ज़्यादा था, आज के 50,000 70,000 वो घड़ी के 5,000 बराबर था, तो मिल जाता था। और वो अपना बेचारा गए और जाकर बेचे, बेच के आते आते उनको पूरा रात हो गया था, समझ में आ रहा है ना, रात आते थे उनको रात हो गया था। वह अंजोरिया रात था और उनकी माँ उनकी भाभी सब लोग इंतजार कर रही थी कि अब आएगा लड़का, अब आएगा। अब उनसे बेचारा आया ना तो खून से एकदम लथपथ उसका शरीर था, पूरा उसका माथा है कुल, पूरा शरीर उसका स्कूल ड्रेस जो था पूरा गंदा हो गया था, गंद दे रहा था, पूरा खून से लथपथ हो गया था उसका, वही जो उठा के ले गया था।
ये यातना ओम प्रकाश वाल्मीकि को अपने जीवन में बिताना पड़ा। और बोलते हैं कि आज उस दिन जो सुरेंद्र का लड़का जो है, उस दिन जूठन लोग खिला रहा था हमको, मेरे परिवार को, टोकरी में जो बचल उचल है, पतल उतल, वही सब बोल रहा था खाने के लिए। और आज जब हम अधिकारी बन गए हैं तो हमारा उसका लड़का आया है कह रहा है कि भाभी जी का खाना बहुत बढ़िया है, भाभी जी बड़ा बढ़िया खाना बनाती है। बोलते हैं उस समय पे कि बताइए उस समय कैसा हम लोगों का समय था, कैसा अथी था कि लोग इस तरह का व्यवहार करते थे। ठीक है, चैप्टर समझ में आया। और थोड़ा बहुत है लेकिन अब टाइमिंग, अब कॉमर्स की ओर बढ़ रहा है हम लोग का टाइमिंग, और अब तनी मुनी है, खींच ही देते हैं इसको। देखो यहाँ पर चाचा ने खाल को चादर से बांध दिया और गठरी उठाकर सर पे रख दिया, ओम प्रकाश वाल्मीकि के, और लगभग 2 मील की दूरी पर हमारा घर था। बोझा के कारण चाचा को तेज चलना पड़ रहा था और मैं हाथ से छुरी पकड़ के उनके पीछे पीछे दौड़ रहा था। लेकिन भेसड़ा जाने पर पक्की सड़क से हम लोग बस अड्डे पे पहुंचे और गठरी सिर से उतर गया। यहाँ से आगे तुम लेके जाओ, चाचा बोल दिया कि ये से आगे लेके तुम जाओ। और मैं थक गया हूँ। उस रोज मैंने चाचा से बहुत कहा लेकिन वे नहीं माने और हमको पूरा भार दे दिए कि लेके जाओ और बेच के आओ, बहुत हो गया। चाचा बस अड्डे की भीड़ पार कर दो, मेरी स्कूल की छुट्टी का समय है। मेरे स्कूल के सभी साथी यह ले जाते हुए देखेंगे तो मुझे कैसा लगेगा, मुझे तंग करेंगे। मैंने गिड़गिड़ाया और रुआसा सा आवाज से चाचा से कहा, किंतु वे नहीं माने या नहीं पसीजे। गठरी उठाकर मेरे सिर पर रख दिया और गठरी का वजन मेरे वजन से ज़्यादा था। जितना इनका वजन नहीं है उनसे ज़्यादा वो गठरी का वजन था जिसमें वो चमड़ा रखा गया था। मजबूरन उठाकर चलना पड़ा। बस अड्डे की परिचित भीड़ से मैं उस रोज जिस तरह से निकला, मेरा ही मन जानता है। एक भयानक लगातार मेरे पीछा कर रहा था, कोई देख न ले। एक भय लगातार उनका पीछा कर रहा था कि कोई देख न ले। स्कूल के बच्चे देख लेंगे तो उनको पिनकाएंगे कि ये चीज होता है, मांस होता है, गंदा था, लेटाया था, काम करता है ना। आदमी अजीब तरीके से दिखता है। कोई सहपाठी ना मिल जाए, अगर कोई पूछ बैठा तो मैं क्या बताऊंगा कि मैं ये क्या कर रहा हूँ। घर तक पहुँचते पहुँचते मेरी टांगें जवाब दे दी थी। लग रहा था कि अब गिर जाऊंगा। घर के किनारे किनारे चलकर लंबा चक्कर काटता हुआ बस्ती तक पहुंचने के लिए मैं पहुंच गया। मुझे उस हालत में देखकर माँ रो पड़ी। मैं सिर से लेकर पांव तक गंदगी से भरा हुआ था। कपड़ों पर खून के धब्बे साफ साफ दिखाई दे रहे थे। बड़ी भाभी ने उस रोज माँ से कहा, इनसे ये काम ना कराओ, भूखे रह लेंगे, इन्हें इस गंदगी में ना घसीटो। भाभी के ये शब्द आज भी मेरे लिए अंधेरे में रोशनी बनकर चमके थे। मैं उस गंदगी से बाहर निकल आया हूँ, लेकिन लाखों लोग आज भी उसी घिनौने गंदगी में जिंदगी जी रहे हैं। ओम प्रकाश वाल्मीकि कैसे निकले? क्योंकि ये शिक्षा लिए, पढ़े, अधिकारी बने, नहीं तो आज भी उसी जिंदगी में लोग जी रहे हैं। आज के भी समय में बुरा मत मानिएगा, किसी का कास्ट छोटा होगा, बड़ा होगा, लेकिन पहले के समय में फॉरवर्ड और बैकवर्ड में लेकर ये चीज़ होता था। आज भी शादी विवाह चाहे अन्य प्रयोजन में देखिए, डोम को कैसे बुलाया जाता है, मुसहर जाति को कैसे देखा जाता है, प्रजापवनी को कैसे देखा जाता है। तो इस चीज़ को समझना चाहिए। हालांकि समाज बदल गया, बहुत समाज बदल गया, नहीं तो पहले ऐसा नहीं था। चलिए क्वेश्चन आंसर इसका हम कल कराएंगे, आज का हम लोग का यही तक।